Hello everyone, welcome back to my channel. So I'm back with the seed development part 3 and you will be happy to know कि हमारा आखिरी पार्ट है. इसके बाद we are finishing with seed और फिर यार NCERT में एक छोटा सा टॉपिक बचा है लास्ट में apomixis का and I'll post a video on the same and we are done with this chapter. You guys can post in the comment box which next chapter you want to study. I'll proceed on with that. ठीक है जी, तो चलिए let's start and study about today's topic that is सीड डेवलपमेंट पार्ट 3. अब आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? वी विल स्टडी अबाउट सर्टन थिंग्स. फॉर एग्जांपल कि सीड क्या क्या एडवांटेजेस ऑफर करता है, सीड जर्मिनेशन के लिए कब तक अवेलेबल है और हम कितनी देर बाद तक सीड को जर्मिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं. तो बेसिकली हम उसकी वायबिलिटी डिस्कस करेंगे. वायबिलिटी का यही मतलब होता है कि वो रिलीज हो चुका है अपने ओवरी से और अब वो कब तक नीचे जाके जर्मिनेट करके नया प्लांट बना सकता है. ठीक है जी. सीड डेवलपमेंट पार्ट 3. सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स में काफी सारी अच्छी चीजें सीड कंट्रीब्यूट कर सकता है. क्या क्या? फर्स्टली, सिंस द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस जैसे पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती. दे आर ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर. लेकिन जो हमारी सीड फॉर्मेशन है उसमें हमें पानी की कहीं ना कहीं नीड रहती है. सो इट इज मोर डिपेंडेबल ऑन वाटर. ओके जी. Also, seeds have better adaptive strategies for dispersal into new habitats. Like अगर कोई नया हैबिटेट बना है तो सीड्स की अलग अलग स्ट्रेटजीज रह जाती हैं. वो एनवायरनमेंट के साथ, अपने हैबिटेट के साथ अच्छे से अडेप्शन कर पाते हैं. ओके, टू न्यू हैबिटेट्स एंड टू हेल्प स्पीशीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज. एक तरह से देखा जाए तो सीड्स थोड़े एडजस्टिंग है कि अगर नया हैबिटेट है तो वो खुद को एडजस्ट कर लेंगे और वहां पे जर्मिनेट करके नई स्पीशीज को एकदम इंट्रोड्यूस करा देंगे. ओके जी, तो ये हमारी सीड्स की काफी अच्छी एडवांटेज है. और एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व्स, कॉटलिडन्स याद है, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesizing on their own. जैसे ह्यूमंस में छोटे बच्चे को तब तक गोदी में रखा जाता है, उसको फीड किया जाता है जब तक वो खुद से चल फिर नहीं पाता, खुद से खाने नहीं लग पाता, हम उसका देखभाल करते हैं. सिमिलरली यहाँ पर सीड के कॉटलिडन्स उसको तब तक खाना देते रहते हैं जब तक वो खुद फोटोसिंथेसिस करने के लायक नहीं हो जाता. जो हमारा सीड है जैसे ही वो जर्मिनेट करता है वो छोटा सा प्लांट बना लेता है जिसे हम यंग सीडलिंग के नाम से जानते हैं. लेकिन वो इतना छोटा होता है कि वो अपने आप फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाता, तो तब तक कॉटिलिडन्स उसे आराम से खाना प्रोवाइड करते हैं. ओके जी. दी हार्ड सीड कोट, सीड के बाहर एक कवरिंग है जिसे हम सीड कोट के नाम से जानते हैं. दैट गिव्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो. जिसके अंदर छोटा सा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है जिससे एक्चुअली नया प्लांट निकलेगा, तो वो बाहर सीड कोट उसे अच्छे से प्रोटेक्शन देता है. ओके. बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशंस. तो ये तो यार वही नॉर्मल बात है ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते ही इसीलिए ताकि जेनेटिक वेरिएशंस आए. ठीक है जी. नए नए क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स के पेयर बने, क्योंकि माइटोसिस जो होती है हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें तो सेम डीएनए आगे से आगे चला जा रहा है. लेकिन हमारे केसेस में डीएनए के बड़े सारे क्रॉस पेयर बन रहे हैं, नई नई वेरिएशंस आ रही हैं. ओके, सो दैट इज हाउ वी मूव ऑन विद दिस. फाइन. सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में हम क्या कर रहे हैं, नए नए प्लांट्स लगा रहे हैं, नए नए क्रॉप्स बना रहे हैं. प्लांट्स कैसे लगाए? सीड के होने की वजह से. सीड ही तो सब कुछ है एग्रीकल्चर में. क्लास 8th में एक चैप्टर पढ़ते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. वहां पे पहला कल्टीवेशन प्रैक्टिस होता है, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, एंड दूसरा होता है सोइंग ऑफ सीड्स. और वहां हम पढ़ते हैं कि सीड शुड बी ऑफ गुड वेराइटी टू हैव अ गुड क्रॉप. तो यस, सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर. डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेसी, ये हमने पार्ट 1 में पढ़ा था सीड डेवलपमेंट के, कि जो सीड्स हैं वो जब मेच्योर हो जाते हैं और अभी जर्मिनेट होने में वक्त होता है तो वो अपने अंदर से डिहाइड्रेशन कर लेते हैं, पूरी डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं जब तक फेवरेबल कंडीशंस उनकी नहीं आ जाती. ठीक है जी. सो डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेसी ऑफ मेच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स, ताकि हम सीड्स को स्टोर करके रख पाए तब तक जब तक हमें उनका यूज नहीं हो. एंड इट कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल हम फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड टू रेज द क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन, ताकि अगले सीजन में हम क्रॉप को ग्रो कर सके. तो सीड्स में ऐसा नहीं होता कि हमें तुरंत यूज करना है, उनकी कुछ ना कुछ लाइफ होती है, उनकी कुछ ना कुछ वायबिलिटी होती है जहां पे हम उनको स्टोर करके रख सकते हैं और फिर अगले सीजन तक भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं.
हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन अलाइव? अब तुम कह रहे हो कि उसको अगले सीजन तक रख सकते हैं, तो अब ये भी बता दो कि सीड्स आखिर जिंदा रह कितना सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड, उड़ने के बाद अपनी ओवरी के अंदर से, अपने फ्रूट के अंदर से बाहर निकलने के बाद वो कितना इस आउटर एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाते हैं। सो दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली, हर स्पीशी में ये वेरी करता है अलग अलग हिसाब से। In a few species, the seeds lose viability within a few months. कुछ स्पीशीज में सीड्स अपनी वायबिलिटी लूज कर देते हैं कुछ महीनों में, तो कुछ महीनों तक वो जिंदा रहते हैं और आप उनको जर्मिनेट करके नया प्लांट बनवा सकते हो। ठीक है जी। बट सीड्स ऑफ मेनी स्पीशीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों तक रहते हैं। Some seeds can remain alive for hundreds of years. मतलब ये तो एक फॉसिल एविडेंस हो गया है ना, कि जो कितने टाइम से रह सकते हैं, 100 से ज्यादा साल तक भी। There are several records of very old, आज भी हमारे पास रिकॉर्ड्स है बहुत पुराने सीड्स के, लेकिन जो आज भी वायबल है, मतलब जिनको हम आज भी चाहें तो जर्मिनेट कर सकते हैं, और न जाने वो कितने पुराने हैं, वो कब से रिलीज हुए थे, लेकिन क्योंकि वो डोरमेंट कंडीशन में पड़े हुए हैं और उनकी वायबिलिटी है इतनी, वो कह रहे हैं भाई कि हम अभी भी जिंदा है। ठीक है जी। The oldest is that of lupine, Lupinus arcticus. Lupinus arcticus, its botanical name. Excavated from Arctic tundra region. Arctic tundra से मिला है हमें ये प्लांट, और इसका सीड आज भी वायबल है. So this is a fact question which can be asked to you in the examination. The seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy. तो बेटा जी लुपाइन का सीड जर्मिनेट करा और उसपे से फ्लावरिंग भी हुई, कितने साल? 10,000 साल ऑफ डॉर्मेसी के बाद. So hundreds छोड़ो, it is even alive after 10,000 years. Okay. Also, a recent record has been found of 2000 year old viable seed. 2000 साल पहला भी सीड मिला गया है जिसका नाम है डेट पाम, also known as Phoenix dactylifera, discovered during the archaeological excavation at the King Herod's palace near the Dead Sea. तो वो लोकेशन भी दिया हुआ है कि कहां पर उन्होंने इस सीड का जो इस प्लांट का सीड है डिस्कवर किया है, और ये जाना गया है कि वो कम से कम 2000 साल पुराना है. तो आप देख रहे हैं सीड की वायबिलिटीज 2000, 10,000, 100 साल, कुछ तो महीने ही रहते हैं, तो अलग अलग वेरी करनी है, कितनी ज्यादा ग्रेट वेरिएशंस है इसमें. Some plants in which fruits contain very large number of seeds. कुछ plants हैं जिसके अंदर fruits बहुत ज्यादा है, ठीक है, it is present in large number, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर के सीड्स हैं फ्रूट्स के अंदर. कौन सा फ्रूट है यार जिसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ सीड्स हमें दिखाई देते हैं? वाटरमेलन, पपाया, है ना. Orchid fruits are one such category and each fruit contain thousands of tiny seeds. इन्होंने एग्जाम्पल दिया है ऑर्किड फ्रूट्स. मैंने तो आपको एग्जाम्पल दिया वो जो हम खाते हैं डेली लाइफ में. ठीक है जी. एनसीईआरटी लिखती है कि ऑर्किड फ्रूट्स इस तरह के फ्रूट्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे सीड्स हैं. दे हैव थाउजेंड्स ऑफ सीड्स अवेलेबल. ओके जी. Similar is the case in the fruits of seeds of fruits of some parasitic species. कुछ ऐसे ही किस्से देखे गए हैं फ्रूट्स किसके, कुछ पैरासिटिक स्पीशीज के. मींस देयर आर सम पैरासिटिक प्लांट्स, कुछ पैरासिटिक प्लांट्स हैं जैसे और बैंके एंड जैसे स्ट्रिगा. इनके जो हमारे फ्रूट्स हैं यहाँ पर बहुत सारे सीड्स पाए गए, लेकिन ये कौन सी कैटेगरी है? पैरासिटिक प्लांट्स की कैटेगरी है. ठीक है जी. ये देखिए, ये बेटे हॉर्बैंके है एंड दिस इज ट्रिगा. मैंने आई जस्ट फाउंड आउट सम पिक्चर्स ऑन द नेट टू शो यू कि इनके सिर्फ नाम ऐसे भारी दिखते हैं. सिंपल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. ठीक है जी. यही था हमारे सीड डेवलपमेंट में. आई हैव कवर्ड द होल एनसीईआरटी. अभी भी कोई डाउट्स हैं? और इसमें बेसिकली सारे फैक्ट्स थे. द ओनली थिंग विच वाज कॉन्सेप्चुअल वाज वो एपिकोटाइल वाला पार्ट, हाइपोकोटाइल, कॉलियोराइजा, कॉलियोप्टाइल, मोनोकॉट, डाइकॉट, 2 कॉटलेडन से 1 कॉटलेडन, वो वाला पार्ट कॉन्सेप्चुअल था. या फिर फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, उसमें हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ा. बाकी जितना भी है सब एग्जाम्पल बेस्ड, सब फैक्चुअल बेस्ड, जो आज की स्लाइड में कवर अप हुआ, लुपिनस के बारे में, डेट पाम के बारे में, ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो एनसीईआरटी ने डाले हुए हैं. सो जस्ट लर्न देम
वाइज एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है। हर चैप्टर के एग्जाम्पल्स मार्क करके अपनी एक उसमें बना लो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि जब नीट आएगा आप उसे अच्छे से ग्रास्प कर सकते हो, ठीक है जी। तो दैट वाज ऑल फॉर द सीट डेवलपमेंट, थैंक यू सो मच।